नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का जो दिसंबर का अंक है, उसके अलग अलग सेक्शंस को हमने आपके समक्ष बारी बारी से प्रस्तुत किया है और आगे भी ये जारी रहेगा। तो इसी क्रम में आज हम विरासत एवं संस्कृति वाला जो सेक्शन है, जिसमें भारत की विरासत, भारत की कला, भारत की संस्कृति पर जो कुछ नए सितंबर अक्टूबर में फैक्ट्स आए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, जो परिदृश्य डेवलप हुए हैं, उनके ऊपर आज हम आपके समक्ष ये अपनी प्रस्तुति देने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का परीक्षा उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। इसके पहले और आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे अगर आप पुराने हैं तो आप जानते ही होंगे, और अगर कोई आप में से कोई चैनल पे नया है तो आपको बता दूं कि इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स, इन चारों पर प्रतिदिन आपको वीडियो मिलेंगे। तो आपकी परीक्षा की तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए ये चारों वीडियो आपको रोज मिलते रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मित्रों, पहला देखते हैं। इसमें महात्मा गांधी के व्यक्तित्व के ऊपर बताया गया है विरासत में। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती जो है 2 अक्टूबर 2024 को देश ने मनाई। इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपिता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस अवसर पर बापू को याद किया और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया। अहिंसा के उपदेशक महात्मा गांधी के जन्मदिन को दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है और 2007 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। अब आइए गांधी जी के जीवन के विषय में कुछ 2-4 लाइनें जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई था। और ये मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और इनको राष्ट्रपिता माना जाता था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था, इसीलिए उनको साबरमती के संत की उपाधि भी मिली हुई थी। दादा अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी थे, जिन्होंने अपने केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया था और अपने सबसे पहले जो अहिंसक विरोध की जो परीक्षण किया था वो इन्होंने वही दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया था। 2 दशक तक विदेश में रहने के बाद 1915 में वे भारत में लौटे और भारत में लौटने के बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से न केवल जुड़ गए बल्कि उसका नेतृत्व भी अपने हाथों में ले लिया। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो महत्वपूर्ण आंदोलन किए हैं, वो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। 15 में आए वो और 17 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और भारत में ये उनका पहला सत्याग्रह था। 1917 में ही गुजरात के खेड़ा में उन्होंने किसानों का समर्थन करने के लिए एक दूसरा सत्याग्रह का आयोजन किया। उसके बाद 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल का नेतृत्व किया। 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन और स्वराज की मांग के साथ असहयोग आंदोलन शुरुआत किया और इसका उद्देश्य था कि सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करना। 1922 में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि आंदोलन में कई जगह हिंसक हो रही है और सत्याग्रहियों पर बड़े पैमाने पर संघर्ष तैयार करने के लिए उन्हें ठीक से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। उनको ये लगा कि जो ये हमारे आंदोलनकारी हैं, ये अभी पूरी तरह से अहिंसा के आधार पर आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर दांडी नमक मार्च, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का कार्य था। दांडी मार्च में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी पहुंच पर समुद्र के किनारे नमक निर्माण करके नमक के कानून को तोड़ा और ये जो सत्याग्रह है 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक जारी हुआ। नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन रहा वो था भारत छोड़ो आंदोलन।
1942 में महात्मा गांधी ने भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। ये जो है शुरुआत से ही एक व्यापक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। गांधी जी अपने आप को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर चुके थे कि अन्य आंदोलन की तुलना में ज्यादा जन भागीदारी होने के कारण इसमें हिंसा तो होगी ही। इसके अलावा भी जो उनके कुछ योगदान है स्वतंत्रता के अलावा, उन्होंने रचनात्मक कार्यों, सामाजिक शैक्षिक अस्पृश्यता निवारण, हरिजन उत्थान, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत कार्य किए। उन्होंने हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना 1932 में की, जिसका उद्देश्य हरिजनों का कल्याण था। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने डरबन के पास फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी, जो उनकी सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। उन्होंने लोगों को निडर और साहसी बनाया और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अहिंसक तरीके सिखाए। महात्मा गांधी के विचार, इनके विचार जो थे गीता, वैष्णववाद, जॉन रस्किन की अनटू द लास्ट और टॉलस्टॉय की पुस्तक ईश्वर का साम्राज्य आपके अंदर है, इन सभी पुस्तकों का व्यापक प्रभाव था। राजनीति और नैतिकता के बीच वो निकट संबंध स्थापित कर साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल देते थे। इनकी राजनीतिक अवधारणाओं का मूल आधार सर्वोदय था। सर्वोदय का अर्थ है सबकी उन्नति, सबका उदय। गांधी जी बड़े उद्योगों के समर्थक नहीं थे, वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर ट्रस्टीशिप की अवधारणा में विश्वास रखते थे। लघु और कुटीर उद्योगों के समर्थक थे। उस समय में स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी आंदोलन के अनुकूल होने के साथ साथ वर्तमान में भी प्रासंगिक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आत्मनिर्भरता पर बल देकर वे बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर अधिक विश्वास करते थे। पंचायती राज का समर्थन करते थे और नीति निर्माताओं ने इसीलिए उनके दर्शन को संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थापित किया है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आयोजन। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। 6 दिवसीय कार्यक्रम भारतीय नृत्य रूपों की विविधता और समृद्धि का उत्सव मनाने का पता लगाने के लिए कलाकारों, विद्वानों और विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान करता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापुर आदि देशों के कलाकार, विद्वान और नृत्य आलोचक शामिल हुए थे। कार्यक्रम के तहत भारतीय नृत्य के ऐतिहासिक और समकालीन विकास, नृत्य शिक्षा, अनुसंधान पद्धतियों, कला पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव सहित विषयों पर 30 से अधिक संगोष्ठियां आयोजित की गईं। अब ये देखते हैं संगीत नाटक अकादमी क्या है। तो ये देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। भारतीय गणराज्य द्वारा स्थापित करने वाली पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। इसकी स्थापना 1953 में संगीत, नृत्य, नाटक के रूपों को व्यक्त करके भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए की गई थी। और ये किसके अधीन काम करता है? ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। कैबिनेट ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत। 2004 में शास्त्रीय भाषाएं नामक भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाई गई थी और 2006 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मापदंड निर्धारित किए गए थे। अभी तक 6 भाषाओं को इसके पहले ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में। अब 2024 में मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत जो भाषाएं हैं उनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। शास्त्रीय भाषा के दर्जा होने के लिए सरकार ने कुछ मापदंड रखे हैं। पहली बात तो इसकी प्राचीनता 1500 से 2000 वर्षों की अवधि के प्रारंभिक ग्रंथों, अभिलिखित इतिहास में निहित हो। मतलब 1500-2000 वर्ष पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें इन भाषाओं का प्रयोग हुआ हो। प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह
जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा विरासत माना जाता हो। कम से कम एक ग्रंथ इस भाषा में अवश्य हो जो इस भाषा को बोलने वालों द्वारा बहुत महत्व का माना जाता हो। ज्ञान ग्रंथ, विशेषकर गद्य ग्रंथ के अतिरिक्त काव्य, पुरालेखीय और अभिलेखीय साक्ष्य भी हों, जिससे पता चले कि किस समय में ये भाषा देश में प्रचलित थी। शास्त्रीय भाषाएं और साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से भिन्न हो सकते हैं या अपनी शाखाओं के बाद के रूपों से अलग भी हो सकते हैं। ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए डोजियर गया है। 16 अक्टूबर 24 को पेरिस स्थित यूनेस्को कार्यालय में भारतीय राजदूत ने यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र के निदेशक को ओरछा के ऐतिहासिक समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए एक दस्तावेज सौंपा है। ओरछा को 27-28 में शामिल करने की सिफारिश की गई है और यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की ऐसी एकमात्र विश्व धरोहर स्थली होगी जो कि राज्य संरक्षित है। ओरछा ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जो समृद्ध सांस्कृतिक स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करता है और यहाँ का स्थापत्य जो है बुंदेला शासकों के द्वारा विकसित किया गया था और अद्वितीय स्थापत्य शैली का प्रतीक है, जिसमें मंदिर, महल और किले ये सब बनाए गए थे। यहाँ का जो राजा राम मंदिर है वो भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और ओरछा की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। यहाँ पर जो है प्रसिद्ध जहांगीर महल जो सबसे फेमस महल है, मुगल और राजपूत स्थापत्य का अनूठा संगम है और यह महल जहांगीर के स्वागत के लिए उस समय के बुंदेल शासक ने बनवाया था। लोथल में एनएमएचसी के विकास को मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दी है। यह परियोजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जाएगी, जिसका उद्देश्य भारत की 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत को संरक्षित करना और उसका प्रदर्शन करना है। इस परियोजना के विकास से लगभग 22,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी और 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 7,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यहाँ पर एक जो है संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, 6 गैलरी होंगी, भारतीय नौसेना तटरक्षक गैलरी भी शामिल होगी, जो देश की सबसे बड़ी गैलरियों में से एक होगी। इसका जो मास्टर प्लान है वो प्रसिद्ध वास्तुकला फर्म आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तैयार किया गया है और जो पहला चरण है उसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौंप दिया गया है। ऐतिहासिक खोजें। 16वीं शताब्दी के ताम्रपत्र अभिलेख की खोज हुई है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले के मपेडू गांव के 16वीं शताब्दी के 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेख को खोजा गया है और दोनों जो प्लेट हैं वो अंगूठी की सहायता से आपस में पिरोया गया है और विजयनगर साम्राज्य की मोहर लगी हुई है। और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ये शिलालेख नंद नगरी लिपि का उपयोग करते हुए संस्कृत में लिखा गया है। कृष्णदेवराय के शासनकाल के दौरान 1513 में उत्कीर्ण किया गया था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और 4 राजवंश इसमें मेन है। एक है संगम वंश, सलू, तुलु और अराविडू। आंध्र प्रदेश में ब्राह्मी लेख के साक्ष्य। हाल ही में आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के धरणीकोटा गांव में एक कृषि भूमि की जुताई करते हुए एक खंडित शिलालेख मिला है। इस अभिलेख में की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, जो 2वीं शताब्दी ईस्वी की है। यह स्थान ऐतिहासिक रूप से अपनी समृद्ध बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। शिलालेख एक स्मारक स्तंभ पर उत्कीर्ण है, जिनमें 2 प्रतिष्ठित पुत्रियों को एक परिचारिका के साथ दिखाया गया है। लिपि देवनागरी, बंगाली, तमिल और मलयालम सहित अधिकांश वर्तमान भारतीय लिपियों की नींव है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। देवनागरी, बंगाली, तमिल और मलयालम सभी जो लिपियां हैं उनकी नींव है। ब्राह्मी लिपि सिंधु लिपि के बाद भारत में विकसित सबसे प्रारंभिक लेखन प्रणाली है और इसकी जो सबसे पहली बार पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसर जो थे महान विद्वान, उन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। तो मित्रों, विरासत और संस्कृति सेक्शन में जो है बस इतना ही, और इसके बाद मैं फिर आपके समक्ष कोई नया सेक्शन लेके आऊँगा। तब तक के लिए मित्रों आपसे विदा चाहूँगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।